दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर कोई डॉक्टर नहीं है और लोग बीमारी से मर रहे हैं। तो क्या उस गांव में कभी डॉक्टर आएगा? क्या लोग मरने से बच पाएंगे? आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पहाड़ों में बसे एक गांव को दिखाया जाता है। दरअसल वो गांव पहाड़ों की इतनी ऊंचाई में बसा हुआ है, यदि किसी को इमरजेंसी हो और इसके लिए एम्बुलेंस बुलवाना हो तो वो नहीं पहुंच सकते। इसलिए गांव वालों को खुद ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और इसमें भी एक दिक्कत है, क्योंकि वहां पर बस सिर्फ 2 दिन ही आती है। इसलिए इस गांव में आने जाने की बहुत समस्या है और उनके पास इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि या तो वो किसी डॉक्टर को बाहर से अपने गांव में बुलवा लें या फिर गांव का ही कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। और इस बात के लिए अमोदा नाम की लड़की हाँ कर देती है। वो एडमिशन के लिए बहुत पढ़ाई करती है, लेकिन उसके नंबर कम आने की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिल पाती और सब लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गांव वाले उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश कर लेना। लेकिन अमोदा को इस बात पर बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से गाँव वालों को मायूस होना पड़ा, क्योंकि उनकी पूरी उम्मीद अमोदा पर ही टिकी हुई थी। फिर अमोदा वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके पिता को लगता है कि शायद अमोदा कुछ वक्त के लिए अकेली रहना चाहती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी की चिंता थी, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन जब उसका पिता और उसके गांव वाले देखते हैं तो अमोदा ने इस गिल्ट में अपने आप को खत्म कर लिया था। अमोदा का भाई मारी पैदल ही उसे उठाकर अस्पताल के लिए दौड़ जाता है। गांव वाले भी उसके साथ थे। इसी बीच वो लोग एम्बुलेंस को भी फोन कर देते हैं। वो लोग शहर की तरफ भाग रहे थे और जब तक एम्बुलेंस उनके पास पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब अमोदा की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर उनसे कहता है कि यदि इस हालत में किसी को CPR दी जाए तो उसे बचा सकते हैं, लेकिन गांव वालों को इसका मतलब ही नहीं पता था। लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि यदि गांव में कोई डॉक्टर होता तो अमोदा की जान बच जाती। अमोदा का भाई और पिता बहुत ज्यादा रोते हैं। उनके साथ साथ पूरा गांव भी अमोदा के लिए दुखी था। आखिरकार अमोदा अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। अमोदा गांव वालों के लिए आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वही एक पढ़ी लिखी लड़की थी। गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग अमोदा का अंतिम संस्कार करने से पहले उसकी डेड बॉडी को रोड में रखकर रास्ता जाम कर देते हैं। और उनकी मांग ये थी कि जब तक कलेक्टर साहब हमारे गांव के लिए कोई डॉक्टर का इंतजाम नहीं कर देते, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जब ये खबर DM के पास जाती है तो वो फौरन ही उन लोगों के पास आ जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। DM उनसे कहता है कि मैंने कई बार तुम लोगों के गांव में डॉक्टर्स भेजे हैं, लेकिन वो लोग 2 दिन से ज्यादा वहाँ टिकते ही नहीं। दरअसल डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और वो पैसा इलाज से कमाना चाहते हैं। उनकी कमाई गांव के मुकाबले शहर में ज्यादा होती है, इसलिए गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं जाना चाहता। इस पर मारी DM से पूछता है कि फिर हम क्या करें। DM उससे कहता है कि मेरी बेटी डॉक्टर है, उससे मैं बात करूंगा, शायद वो 1 हफ्ते के लिए आपके गाँव में चली जाए और इस बीच आपकी जिम्मेदारी है कि उसे हमेशा के लिए वहाँ पर रहने के लिए मना लें। अब गांव वाले आपस में सलाह करते हैं कि जब वो डॉक्टर आ गई तो हम उसकी इतनी खातिरदारी करेंगे कि उसका यहाँ से वापस जाने का मन ही न करे। इसके बाद गांव वालों के पास जो जो कुछ भी था वो सब लाकर डॉक्टर के स्वागत के लिए इकट्ठा करने लगे और आखिरकार डॉक्टर शोभा उस गाँव में पहुँच जाती है। गांव वालों को उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें उसे देखकर लग रहा था कि ये कोई मॉडर्न है, लेकिन गांव वालों को अगले ही पल पता चल जाता है कि ये DM की बेटी डॉक्टर है। गांव वाले उसका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। शोभा को पहले तो अजीब लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगती है। वहीं गांव वाले सोचने लगते हैं कि इतनी मॉडर्न लड़की को हम अपने गांव में कैसे रोक पाएंगे। फिर गांव वाले शोभा को एक रूम दिखाते हैं। वो रूम शोभा के लिए काफी छोटा था, लेकिन शोभा उसमें भी एडजस्ट कर लेती है। गांव वाले उससे खाने के बारे में उसकी फेवरेट डिश पूछते हैं, लेकिन शोभा ऐसे ऐसे व्यंजन का नाम बताती है कि उनके सिर के ऊपर से चले जाते हैं। फिर शोभा कहती है कि आप मेरे खाने की चिंता ना करें, वो मैं एडजस्ट कर लूंगी। रात को जब शोभा सो रही थी तो अचानक उसकी खिड़की पर एक बाघ आ जाता है। डर के मारे शोभा चीखने चिल्लाने लग जाती है। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और उस बाघ को भगा देते हैं। अब इस हादसे से गांव वाले एक फैसला करते हैं कि वो बारी बारी से
हर रात को शोभा के कमरे के बाहर रखवाली करेंगे और वो शोभा से भी कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से बाघ कभी यहाँ नहीं आएगा। शोभा उनको थैंक यू कहती है और अंदर जाकर सो जाती है। अगले दिन से शोभा हॉस्पिटल में बैठना शुरू कर देती है और गाँव वाले एक एक करके अपना चेकअप कराते हैं। अब शोभा की काम की थकावट में उसे कॉफी पीने की आदत थी। अब गांव वाले कॉफी बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी को भी कॉफी बनानी नहीं आती थी। इसलिए गांव के मुखिया का बेटा मुर्गन इस जिम्मेदारी को अपने हाथों में ले लेता है। मुर्गन की भी एक दुकान थी, लेकिन वो अपनी दुकान का काम छोड़कर शहर कॉफी लेने जाता है और वो दिन में 3 बार डॉक्टर शोभा के लिए कॉफी बनाने लगता है। अगले दिन हॉस्पिटल में गांव के एक लड़के को लाया जाता है जो पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। शोभा उसे CPR देती है और वो लड़का सांस लेने लग जाता है। उस लड़के की माँ शोभा को थैंक यू कहती है और वो बताती है कि मेरे पति एक बार पेड़ से गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी, लेकिन आज आपने मेरे बेटे को बचा लिया। वो गांव वालों से कहती है कि इस तरह की डॉक्टर को हमें गांव से नहीं जाने देना चाहिए और मुखिया ये जिम्मेदारी मारी को दे देता है कि डॉक्टर शोभा की मनपसंद चीजें क्या हैं, आखिर उन्हें क्या क्या पसंद है। अगले दिन मारी को ये पता चलता है कि डॉक्टर शोभा को नाच गाना बहुत पसंद है। अब मुखिया कहता है कि कोई बात नहीं, 2 दिन बाद हमारे गांव में शादी है और हम उन्हें वहां इनवाइट करेंगे। और होता भी यही है। 2 दिन के बाद शादी में शोभा वहां आती है। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, वहां पर नाच गाना भी हो रहा था, लेकिन शोभा को यहाँ एक बात से दिक्कत थी। दरअसल वहां पर जिस लड़की की शादी हो रही थी वो नाबालिग थी और वो उस शादी को रुकवाना चाहती थी। गाँव वाले इस शादी को नहीं रोक सकते थे, लेकिन वो शोभा से वादा करते हैं कि आज के बाद इस गांव में कभी किसी नाबालिग लड़की की शादी नहीं की जाएगी। इस बात से शोभा बहुत खुश हो जाती है। इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। शोभा अपने पिता को कॉल करके कहती है कि अब मुझे यहाँ 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, अब मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ट्रांसफर करा देता हूँ, लेकिन अभी उसके लिए टाइम लग जाएगा, तब तक तुम वहीं पर इलाज करो। फिर शाम को रमन शोभा के पास आता है और वो उससे कहता है कि मैडम मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, आप मुझे नहीं जानती। मैं पहले फर्टिलाइजर्स बेचने का काम किया करता था, लेकिन मुझे जब पता चला कि इसमें ऐसा केमिकल डाला जाता है कि जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं और लोगों की हेल्थ में बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर ने मुझे कई बार फर्टिलाइजर का यूज करने से मना किया, लेकिन मैंने तब भी उनकी एक न सुनी और इसकी वजह से जब मेरी पत्नी और गांव के कुछ लोगों की जान चली गई तो मैं डॉक्टर के पास माफी मांगने के लिए गया और मुझे वहां पता चला कि गांव की वजह से वहां भी ये बीमारी फैल गई है और उनकी भी मौत हो चुकी है। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर इस गांव में हॉस्पिटल बनवाया। शुरू में डॉक्टर्स यहाँ आए, लेकिन उनकी पर्सनल जरूरतें यहाँ पूरी न हो पाई, इसलिए वो यहाँ ना रुक पाए। गांव के लोगों को मेरी बेटी से बहुत उम्मीदें थी, मेरे बेटे से भी उन्हें उम्मीदें थी, लेकिन वो अपनी खेती बाड़ी की वजह से वो पढ़ न सका और उसने अपनी बहन को पढ़ाया, लेकिन अब वो भी नहीं रही। इसलिए अब हमारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे ही है, इसलिए इस गांव को छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करूँगा, लेकिन इस बारे में एक बार जरूर सोचना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन शोभा रमन को अपना चेकअप कराने को कहती है। वो अपनी टेस्ट करा लेता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि रमन को कैंसर है। अगले दिन वो फिर से रमन को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि अंकल, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं इस गांव से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रमन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ रमन को ये पता नहीं है कि उसे कैंसर है। रात को शोभा मारी से कहती है कि क्या इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। इस पर मारी कहता है कि यहाँ मेरी बहन ही थी जो पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसके 1200 में से 1192 नंबर आए थे, इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिला और वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाई, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। और यहाँ शोभा को ये पता चलता है कि रमन ने जिस बेटी की बात की थी वो मारी की बहन है, मतलब मारी अमोदा की बहन है। कुछ दिन के बाद मारी के पिता रमन की हालत खराब होने लग जाती है और वो पूरे गांव को अपने पास बुलाता है। वो गांव वालों से कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो चुपचाप मुझे कहीं दफना देना। और ये बात शोभा मैडम को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक वो इसी गांव में ही रहेंगी और यदि मैं ही ना रहा तो वो भी इस गांव से चली जाएंगी। मारी कहता है
कि कोई बात नहीं बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। और इसी बीच रमन की मौत हो जाती है। गांव वाले वैसा ही करते हैं जैसा रमन ने कहा था, उसे चुपचाप एक गड्ढे में दफना देते हैं। इसी बीच मारी की नजर अपने चाचा पर पड़ती है और उन्हें देखकर ये लगता है कि यदि वो उनके बाल कटवा दे तो वो बिल्कुल उसके पिता की तरह ही लगेंगे। इसलिए वो अपने चाचा के बाल कटवाकर वो अपने पिता की तरह उसका गेटअप बना देता है ताकि शोभा मैडम को लगे कि रमन गांव में ही है। कुछ दिन के बाद शोभा मारी से कहती है कि तुम्हारे पिता का टेस्टिंग का टाइम हो गया है, उन्हें यहाँ लेकर आओ। डरते हुए वो अपने चाचा को वहाँ लेकर जाता है, लेकिन शोभा को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता और उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि मारी के चाचा को भी कैंसर है। लेकिन शोभा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए वो तो रमन ही था। जब मारी को ये बात पता चलती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसके परिवार में सिर्फ उसके चाचा ही थे। उसे पता था कि अब वो भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए वो उनकी देखभाल करना शुरू कर देता है। और कुछ दिन के बाद वही होता है जो होना था। मारी के चाचा की मौत हो जाती है और वहाँ पर शोभा भी आई हुई थी। गांव का एक आदमी शोभा को सब कुछ सच सच बता देता है कि ये मारी के चाचा हैं। मारी के पिता तो 2 हफ्ते पहले ही गुजर गए थे और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि आप इसी गांव में रह जाएं। मारी का ये दर्द देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरी रात बैठकर इसी बारे में सोचती रहती है। अगले दिन वो पूरे गांव वालों को अपने पास बुलाती है। वो गांव वालों से कहती है कि अब मैं इस गांव में नहीं रह सकती क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। मुझे आज नहीं तो कल इस गांव से जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे आप लोग गलत ना समझें, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर पूरे गांव वाले शांत हो जाते हैं, लेकिन वो समझ चुके थे कि वो शोभा की जिंदगी पर अपना फैसला थोप रहे थे और ये सही नहीं है। इस पर गांव का मुखिया कहता है कि क्यों ना हम शोभा की शादी इसी गांव के किसी लड़के से करा दें। यदि वो इसके लिए मान गई तो वो इस गांव में ही रह जाएगी। इस पर मुर्गन कहता है कि शोभा मैडम बहुत पढ़ी लिखी हैं, इस गांव के सभी लड़के अनपढ़ हैं, भला वो यहाँ शादी करने के लिए कैसे राजी होंगी। मुखिया कहता है मुझे नहीं पता, तुम लोग को जो करना है जैसे करना है करो। यदि जो भी शोभा मैडम को शादी के लिए मना लेगा मैं उसे अपना एक खेत दूंगा। फिर मुर्गन मारी के साथ सभी गाँव के लड़कों को इस बारे में बताता है। मारी सभी लड़कों को शोभा की मनपसंद चीजों को बताता है कि उसे क्या पसंद है। फिर मुर्गन उसे कहता है कि ये काम तुम भी तो कर सकते हो जब तुम्हें सब कुछ पता है। फिर मारी शोभा की एंगेजमेंट में पहुंचता है, तब उसे वहां जाकर पता चलता है कि शोभा मैडम को वो लड़का बहुत पसंद है। अगले दिन गांव की एक औरत शोभा को फोन करती है। वो कहती है कि उसके बेटे को कुछ हो गया है और उसके मुँह से खून बह रहा है। शोभा कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। शोभा फौरन ही वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले उस मासूम से बच्चे की मौत हो जाती है और एक बार फिर से गांव में मातम सा छा जाता है। इसी बीच शोभा की नजर उसकी बहन पर पड़ती है जिसने अपने भाई की सारी दवा खा ली थी और वो बेहोश हो चुकी थी। उस पर किसी का ध्यान नहीं था। शोभा उसका जल्दी से इलाज करना शुरू कर देती है और आखिरकार उसकी जान बच जाती है। उसके बाद उसकी माँ शोभा को थैंक यू कहती है और वो कहती है कि मैंने सुना था कि डॉक्टर भगवान होते हैं और आज देख भी लिया। मुझे तो लगा था कि मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, लेकिन आपने मेरी बेटी को बचा लिया। आप मेरे लिए भगवान हो। अगली रात को शोभा गांव आती है अपना शादी का कार्ड देने के लिए। तभी वो देखती है कि मारी अपने गांव वालों से माफी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। शोभा मैडम उस लड़के को पसंद करती है। वो गांव वालों से माफी मांगने लग जाता है। इस पर मुखिया कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं मुर्गन ने अपनी दुकान भी बंद कर दी और गांव वालों ने कितने कितने नए व्यंजन बनाने सीखे जिनका उन्हें नाम भी नहीं पता था। और सब कुछ सिर्फ इसलिए कि शोभा मैडम इस गांव में रुक सकें, वो यहाँ से कभी न जाएं। लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। मारी कहता है कि हमें शोभा मैडम के भी एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने कितने लोगों का इलाज किया, किसी को बीमार नहीं पड़ने दिया। ये सुनकर दूर खड़ी शोभा का मन पिघल जाता है और वो इमोशनल हो जाती है। अगले दिन शोभा कहती है कि आप लोग मुझे माफ कर दें, मैं आगे यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। तभी गांव की एक औरत कहती है कि मैडम आपकी वजह से मेरी डिलीवरी सही से हो पाई, क्योंकि इससे पहले बच्चे और माँ की जान को खतरा होता था। मेरी ये बच्ची आपकी ही वजह से इस दुनिया में आई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका नाम आप रखें।
ये सुनकर एक बार फिर से शोभा इमोशनल हो जाती है और वो उस बच्ची का नाम मुथु लक्ष्मी रखती है, जो तमिलनाडु की पहली महिला डॉक्टर थी। फिर उदास होकर शोभा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारी उस हॉस्पिटल को ताला लगा देता है और कहता है ये ताला तभी खुलेगा जब मुथु लक्ष्मी इस गांव की डॉक्टर बनेगी और उसी वक्त मेरा वादा भी पूरा होगा जो मैंने अपने पिता से किया था। कहानी के आखिर में हमें रियल इंसिडेंट्स के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर लोगों को फैसिलिटीज न होने की वजह से वो उन्हें कंधे में उठाकर लेकर जाते हैं और कभी कभी तो उनके पहुंचने से पहले उनकी जान भी चली जाती थी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।